गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन का नॉमेनकल्चर वाला पोर्शन मतलब नेमिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो आइसोमेरिज्म है ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ठीक है ना, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो। तो सबसे पहला है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर का पता चलता है। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर का पता चलता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब देखते हैं अपन, तो इसका पहला टाइप है आयोनाइजेशन। पहला स्ट्रक्चरल का टाइप है आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन है। जब आयंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो ऐसी आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब आयंस का नंबर अलग होता है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, व्हेन आयंस आर डिफरेंट, आयंस जो हो अलग होते हैं उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखते हैं इसमें। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्रोमियम के साथ, हमने क्या किया, यहां पर अमाइन ले लिया, 5 अमाइन है और सल्फेट है, और बाहर जो आयन है वो है इसके साथ क्लोराइड। दूसरा है क्रोमियम के साथ ही 5 अमाइन है, क्लोराइड है और बाहर सल्फेट है। मतलब हुआ क्या, सल्फेट और क्लोराइड इंटरचेंज हो रहे हैं। यहां पर जब इसका आयन बनाओगे तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्लोराइड बनेगा। इसका जो आयन बनाओगे तो क्या होगा, CrNH3 का होल 5 SO4। ये एक आयन बना, दूसरा आयन बना क्लोराइड। जबकि इसका आयन बनाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, CrNH3 का होल 5, Cl अंदर है कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर, ठीक है ना, और ये होगा सल्फेट। तो ये कहलाती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब इसका पता कैसे चला, तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब इसमें क्या होता है, AgNO3 डालते हैं तो AgCl जो क्लोराइड आयन है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl आएगा। जब हम इसमें क्या करते हैं, AgNO3 डालते हैं तो AgNO3 डालने पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। जबकि यहां पर क्या होता है कि जब इसमें BaCl2 डालते हैं, बेरियम क्लोराइड, जब इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे बच्चों, तो बेरियम क्लोराइड डालने पर क्या होगा, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। रिपीट कर रहा हूं, ये आइसोमेरिज्म है, ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, AgNO3 डालते AgCl बनेगा जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, इसमें BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब आगे की बात करते हैं।
तो ये आयोनाइजेशन का मतलब यहां पर आप देख लेना, आयंस अल्टीपल्टी होंगे, आयंस का इंटरचेंज होता है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई, जल्दी से कमेंट दे दो अपने। अगली जो आइसोमेरिज्म है वो है आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिंकेज जो होता है ना अटैचमेंट वाला एटम, वो डिफरेंट होता है। when linkage atom will be differ when ligands are same but linkage atoms are different। तो इससे कहते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज एटम जब अलग अलग होते हैं तो इसे कहते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कौन शो करता है, तो शोन बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। जो एम्बिडेंटेड नेचर के लिगेंड्स होते हैं वो ये आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर? कोई डाउट है तो बोल दो। एग्जाम्पल कौन कौन से लिगेंड है जो एम्बिडेंटेड है, तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन था HCN एंड NCS, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन था आपका NO2 एंड ONO, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। तीन एटम, ये जो तीन मेन ग्रुप है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आगे की बात करते हैं अपन अब। तो अगला जो बात यहां पर है, जैसे Mn H2O का होल 5, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, NO2, ठीक है ना। अब यहां पर मान लो एंड, इसके साथ यहां बाहर मान लो 2 क्लोरीन है एंड MnH2O का होल 5 ONO, साथ में 2 क्लोरीन है। तो ये दोनों आपस में देख रहे हो, एक तरफ NO2 ग्रुप है और एक तरफ ONO ग्रुप है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आंसर है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ग्रुप देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ग्रुप दे दिया इसका मतलब लिंकेज होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल कंपेयर करने को दे दिया तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि लिंकेज होगा ही होगा। तीसरी जो आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, शोन बाय, कौन शो करेगा, बाय दोज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स which contains both entities as complex as, मतलब वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्स हों, दोनों एंटिटी हों,
क्लियर? तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में शो करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है इसको देखो। जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर हमने लिया, तो यहां मैं ले रहा हूं कॉपर के साथ 4 अमाइन ग्रुप है, देखो, और इधर मान लो मैंने ले लिया जिंक के साथ 4 साइनाइड ग्रुप है, ये ले लिया। तो अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल में दोनों साइड डब्बे आ गए, मींस कॉम्प्लेक्स एंटिटी आ गई, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन शो करेगा ही करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? अब इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा? अब यहां से क्या हो गया, ध्यान देना, एक अमोनिया उधर गया, एक साइनाइड इधर आया। ये बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ये एक साइनाइड आ गया, तो Zn के साथ एक अमोनिया चला गया उधर। किसको आगे किसको पीछे लिख रहे हो, इतना कोई इश्यू नहीं है अभी इसमें। साइनाइड और अमोनिया को आगे पीछे लिख सकते हो। दूसरा, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया इसका, है ना? नहीं, ए भी तो ऊपर चल रहा है, तो ये 1, ये इसका 2 आइसोमर। थर्ड, Cu के साथ अब एक और अमोनिया उधर गया, और उधर से एक क्लोरीन इधर आ गया, अल्टी पल्टी होता जा रहा है। क्लोरीन नहीं, सॉरी, साइनाइड है, गलत लिख गया, तो साइनाइड इधर आ गया। तो उधर भी क्या हो गया, और साइनाइड वो यहां पर भी बराबर है। अगले केस में क्या हो गया, एक, अब साइनाइड और इधर आएगा, अमोनिया उधर जाएगा, लेकिन अब की बार मेटल को चेंज करना पड़ेगा अपने को। क्यों? उसका रीजन अभी बता देता हूं। कारण है, पहले हम लोग पॉजिटिव एंटिटी लिखते हैं, तो ज्यादा नेगेटिव एटम इधर ज्यादा थे इसलिए नेगेटिव एंटिटी है, और यहाँ पॉजिटिव एटम ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव एंटिटी है। और स्टार्टिंग में धीरे यहां तक तो ये न्यूट्रल की तरह हो गया, और बाद में क्या हो गया, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव एंटिटी की तरह हो गया। तो पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। तो और एक और स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी है इसमें, वो है जिंक के साथ चारों अमाइन आ गए, और उधर कॉपर के साथ चारों साइनाइड आ गए। ये इनमें ऑप्शंस हो सकते हैं, ये ऑप्शंस इनमें हो सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब जनरली तो बुक्स में क्या होता है, ये और ये दो ही दे रखे होते हैं, तो कुछ नहीं करना। नॉर्मल सिंपल केस में तो आपको क्या ही देखना है, ये तो एक एक स्टेप समझा है। सिंपल केस में तो आपको ये देखना है, लिगेंड्स को पलट इधर उधर जा रहा है, तो लिगेंड्स की जगह बजाय मेटल्स को मूव कराओ, जिंक को इधर ले आओ, कॉपर को इधर ले आओ, हो क्या? जनरली बच्चे क्या होता है, लिगेंड्स पे ध्यान देते हैं ना, यहाँ पर आप मेटल को मूव करा दो। नहीं तो क्या होगा, टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को उसके बाद में लिखते हैं। आ गया समझ में? चले, अब इसमें से ये वाली जो एंटिटी है, ये वाला लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये देखो, ये और ये दोनों में क्या हो गया, न्यूट्रलिटी आ गई। ये कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है और वो भी न्यूट्रल है, तो ये रेयर है, मतलब लीस्ट स्टेबल है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। कई जगह दे नहीं रखा होता। न्यूट्रल एंटिटी है तो दो न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन दो न्यूट्रल आपस में इतना इजीली स्टेबिलिटी के साथ नहीं जुड़ते। चले, खत्म। नेक्स्ट, अब ये ऑल आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सारे के सारे जो यहां पर है वो क्या है, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। नेक्स्ट आता है अगला, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का वेरिएशन चलता रहता है। व्हेन
नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर विद कॉम्प्लेक्स इन विद सेंट्रल मेटल। ये सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है, विद सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, तो ये जो आइसोमेरिज्म होती है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, मान लो Cr के साथ H2O है, यहां 6, और ये Cl3 है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, अब इसमें से क्या हुआ कि इसमें से एक वाटर बाहर चला गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो बच्चों हमेशा फिक्स होता है, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहां भी 6 है। क्लियर हो गया? बोलो, कोई दिक्कत है तो? अगले केस में एक और वाटर बाहर गया, एक क्लोरीन अंदर आया, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर वाली बात है। अगले केस में क्या हो गया, एक और ऑप्शन हो सकता है, वो भी समझ लो। एक और क्लोरीन अंदर आएगा, तो वाटर एक बाहर चला गया। हमने क्या किया, वन बाय वन करके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर भेज रहे हैं और क्लोरीन को अंदर ला रहे हैं। ये वन बाय वन करके चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल मैंने पिछले एपिसोड्स में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया था, एपिसोड नंबर 1 में करवाया हुआ है, तो वहां आप देख लीजिएगा बेटा। क्लियर? अब देखो यहां पर कैसे पता चले कि ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है, तो इसमें क्या हुआ, Cr के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और 3 क्लोराइड है। कितने क्लोराइड है इसमें? 3 क्लोराइड। ये रहा। इस वाले में क्या होगा, Cr के साथ 5 वाटर है, कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, एक क्लोरीन अंदर है अभी, तो इसलिए आयन फॉर्म में क्या होगा कि 2 क्लोरीन ही आएंगे। वाटर को मैंने इग्नोर कर दिया जो यहां लिखा हुआ है। क्लियर? अगले वाले में क्या हो गया, Cr के साथ 2 क्लोरीन अंदर हो गए। ये चार्ज वगैरह सबका ध्यान रखना होता है, और बाहर एक की क्लोरीन बचा है। और लास्ट जो है वो क्या है आपका, तो लास्ट वाले में Cr के साथ 3 तो H2O है, 3 क्लोरीन है, ये है न्यूट्रल एंटिटी। तो ये सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, तो ये क्या है कि लीस्ट स्टेबल है, मतलब लीस्ट इग्नोर कर देते हैं इसको, मतलब ये कह लो कि एग्जिस्ट बहुत कम करती है ये वाली। ठीक है ना, तो कारण कि न्यूट्रल एंटिटीज जो होती हैं इसमें आयन बनेंगे ही नहीं, तो आयोनिक और न्यूट्रल में से आयोनिक ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। अब कैसे पता चले, तो यहां जो AgNO3 चाहिए, तो 3 मोल 3AgNO3, तो 3 मोल AgCl बनेगा। तो AgCl कितना बनेगा इस केस में,
AgCl कितना बन रहा है इसमें, तो इस केस में बन रहा है 3 मोल। यहां पर भी AgNO3 डालेंगे तो जितने आयन है, 2 आयन है तो 2 AgCl बनेगा। इसमें क्या होगा, AgNO3 डालेंगे बच्चों तो AgCl का 1 मोल बनेगा। इसमें तो बात है ही नहीं। आ गया। तो ये जो बात प्रूव करती है कि यहां पर हाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इन सब में अलग अलग है या ना। इसी के रीजन से इन सब में कलर भी अलग अलग आएंगे। सबके कलर, क्योंकि आयंस अलग अलग हैं तो कलर भी अलग अलग होंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दो, फटाफट अपने कमेंट्स दो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर की मेन टाइप थी वो हमने यहां पर अभी खत्म की है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के में मेनली ये 4 होती हैं। इसके अलावा भी होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, तो वो भी मैं चलो बता देता हूं। और एक होती है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो इतना यहां काम नहीं आती, गलती से वो वर्ड कहीं मिलते हैं आलतू फालतू के तो लिख देता हूं मैं। 5वें नंबर की है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जब पोजीशन भी अलग होगी और कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे अगर मान लो कहीं पर ऐसा है, कोई ग्रुप है, ये NO2 है, ये कभी ऑर्थो से जुड़ रहा है, यहां मान लो मेटल के साथ, ऐसे कॉम्प्लेक्स तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये, या फिर ये ऑर्थो हो गया, दूसरा इसका मान लो NO2 ग्रुप है तो यहां पोजीशन चेंज हो गई, ये मेटा हो गया। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जितना भी ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है उसमें। और तीसरा है इसका पैरा पोजीशन पे आपका जुड़े, ऐसे, तो ये हो गया पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये ऐसे पोजीशन जब अलग अलग होती है ना, तो ये कौन शो करेगा, सीधा सा है, रिंग वाले कंपाउंड्स जब आएंगे ना तभी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। क्लियर? तो बेंजीन रिंग की 3 पोजीशंस आपने देखी हुई है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, खत्म। तो ये कोई खास काम की नहीं है। EF अगला है पॉलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म, ये भी लॉलीपॉप आइसोमेरिज्म में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहां पर मान लो निकल के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल है और 2 क्लोराइड है। ये एक निकल का मॉलिक्यूल है। अब निकल का दूसरा एक मॉलिक्यूल आया, निकल के साथ 4 वाटर आए और 4 क्लोराइड आए। बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन अभी टॉपिक जो चल रहा है ना उसी की बात करेंगे। सेम एग्जांपल मैंने पिछले एपिसोड में दिया हुआ है तो वहां पर आप देख लो। अगर फिर भी है तो जब डाउट सेशन चलेगा ना तब कराऊंगा, ऐसे ट्रैक नहीं बदल सकते, नहीं तो कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, तो टारगेट जो होता है ना वो खत्म नहीं होएगा। तो यहां पर अब इसको डबल कर दिया, डबल करने का मतलब निकल 2 हो गए, वाटर 4 हो गए, 4 क्लोरीन हो गए। तो ये एंड ये जैसे एक दूसरे के क्या है, पॉलीमर हैं। बोथ आर पॉलीमर्स, बोथ शो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। दोनों के दोनों पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म
शो करते हैं, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये आपकी आइसोमेरिज्म कौन सी वाली बाइंड अप की है मैंने बच्चों? तो ये अभी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने खत्म की है। अब हम अगली देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरी जो वैरायटी है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हेन स्पेस अरेंजमेंट आर डिफरेंट। जब स्पेस अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं तो ऐसी आइसोमेरिज्म को बोलते हैं, ठीक है ना? स्पेस अरेंजमेंट जब अलग अलग होते हैं तो ऐसी आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये ढंग से देखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? फाउंड इन टू फॉर्म, प्रेजेंट इन टू फॉर्म। ये क्या होता है? प्रेजेंट इन टू फॉर्म। ज्योमेट्री क्या होती है? दो टाइप की होती है, एक होती है सिस फॉर्म और दूसरी होती है आपके ट्रांस। जब सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। ये पता है आपको कि एक जैसा। अभी इस पढ़ाई में ध्यान लो, लास्ट में बात करेंगे। तो इसमें यहां पर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोलेंगे, अपोजिट साइड हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांस। तो ये आपकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गई। पढ़ा हुआ है इतना तो ऑर्गेनिक में, बेसिक्स में, हाँ या ना? अब इसके ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। तो देखो, अगर मान लो पहला है इसका ट्रिक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल अगर मॉलिक्यूल है तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता। ये मैंने लिखा, क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की ज्योमेट्री हमने पढ़ी हुई है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो देखते ही आप हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लग गया, तो आप इसको कर सकते हो। हिंट, वीक लिगेंड्स जनरली, वीक लिगेंड 3D सीरीज के साथ जनरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्रा में आते हैं। लेकिन अगर मान लो स्क्वायर प्लेनर है तो शो कर सकता है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो यहां पर ज्योमेट्रिकल शो हो सकती है। कैसे? MA4 है, मतलब मेटल के साथ 4 एक जैसे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो MA4 में आपके क्या होगा? नहीं होगा। MA3B में आपके नहीं होगा। ये दोनों नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेगा और वो भी नहीं करेगा, ठीक है ना? अगर आप मान लो MA2B2 लेओगे तो होगा, ठीक है ना? इसके दो बनेंगे। MABCD लेओगे, अगर मान लो सारे लिगेंड्स अलग अलग लेओगे तब भी क्या होगा? इसके 3 आइसोमर बनेंगे। यहां पर एक और एग्जांपल ले लो, एम मेटल के साथ दो एक जैसे, तीसरा और चौथा अलग अलग, तो यहां क्या होगा? सॉरी, होगा दो आइसोमर बनेंगे। मींस मिनिमम दो ग्रुप सेम होना चाहिए, क्लियर? और देखो, अगर यहां मान लो हम ऐसा कर दें, कोई साइक्लिक लिगेंड ले लें, मतलब चिलेटिंग लिगेंड्स, तो भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर मान लो मैं MAA2 ले लूं तो भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ये अकेला है।
तो ये ज्योमेट्रिकल कब होगा, वो आपको लिगेंड्स का पहचान होना चाहिए। मेन एग्जांपल मैंने लिख दिया है, हाँ या ना। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल समझो इसके। अगर मान लो मैं कहूं Zn के साथ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, सिस प्लेटिन। तो ये प्लेटिनम है, उसके साथ क्या हुआ, 2 अमाइन है और 2 क्लोरीन है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके 2 फॉर्म बनेंगे। एक बनेगा अमोनिया, अमोनिया, और दूसरा बनेगा, अपोजिट हो गए, तो ये होता सिस और ये होता ट्रांस। वैसे इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्या होता है, एक मेडिसिन में काम आता है, कैंसर वगैरह में, ठीक है। तो यूज में हम इसका लिखेंगे, ये क्या होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। सिस्प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। हो गया क्लियर, बोलो कोई दिक्कत है। अब एक बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे कहते हैं दोनों अमोनिया ऊपर रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, दोनों अमोनिया ऊपर रख दो, दोनों क्लोरीन इधर रख दो, तब भी एक ही बात है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे नहीं कि लेफ्ट में होना चाहिए कि राइट में होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाले कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो। स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब 90 डिग्री का एंगल है, किसी भी तरफ से देखो सब जगह 90 ही दिखेगा, तो वो डायरेक्शन का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अगला देखो इस तरह का, अब मैं एम के केस में ले लूं, मान लो एक बार एग्जाम्पल आया हुआ है, ये एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। यहां पर मान लो प्लेटिनम के साथ था, ये क्लोराइड है, ये NO2 है, और एक पिरिडिन ले लिया, ऐसे कुछ भी दे दिया। क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं, बताओ ये वाला मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, ऐसा। तो इसमें क्या है, ये MABCD टाइप है। एम का मतलब मेटल, ABCD सारे अलग अलग हैं, तो सारे अलग अलग हैं तो 3 आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से, तो मैं एम लिख के फटाफट कर देता हूं। एम, ये ए एक तरफ रखा, बी मान लो इधर रखा, सी इधर रखा और डी इधर रखा। तो हमने किसी एक को बेस बना लिया, ए के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, तो ए का ट्रांस कौन है वो देख लो। तो ए का ट्रांस है आपका सी, एम, ए। अब हमने क्या किया, बी को अपोजिट कर दिया, एक हुआ, बी को अपोजिट कर दिया, सी और डी कहीं भी रख दो चलेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा, ए का अपोजिट कर दिया डी, तो इसका ये हो गया। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता, आप ट्राई करके देख लो। ए का बी, ए का सी, ए का डी, सब एक एक करके 1 बाय 1 करके ही बनेंगे। कोई डाउट। अब आप कहो कि मैं डी के रेस्पेक्ट में देखूं, आपकी मर्जी है। डी का ट्रांस कौन है यहां पर, सी, इस केस में डी का कौन है, बी, इस केस में डी का कौन है, ए। ऑटोमेटिक सब अपने आप सेट हो चुके हैं, किसी को भी बेस बना लो। क्लियर। आपको लगता है कि मैं सी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो सी का ट्रांस कौन है, ए, सी का ट्रांस कौन है, डी, सी का ट्रांस कौन है, बी। ऑटोमेटिक देखो 3 एटम जो बच्चे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो कि नहीं मैथ्स का, कोई दिक्कत है तो बोल दो फटाफट। तो ये मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बेसिक एग्जांपल्स हुए, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसा भी कई बार होता है एग्जाम्पल में, जैसे एक लिगेंड्स मैंने आपको बताया था, उसमें एक लिगेंड था आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है वो इधर दोबारा बता देता हूं, ये था आपका, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक तरफ NH2 और एक तरफ COO नेगेटिव, ऐसा। क्लियर।
ठीक है, अब यहां पर चाहो तो आप इसको कार्बन के टर्म में भी ले सकते हो ना, ऐसे। ठीक है, तो वो बेटर के मैं ऐसे CH2 कर दूं, नहीं तो कई बच्चों को थोड़ा तकलीफ होती है ना, ये मैंने ले लिया। अब देखो निकिल के साथ क्या हो रहा है, इधर की तरफ NH2 है, नाइट्रोजन लॉन पेयर दे रहा है, ये हो गया आपका ग्लाइसिन। यहां लिंकेज हो रहा है ऑक्सीजन से, यहां हो रहा है NH2 से। क्लियर? अब अगले केस में क्या हुआ, अगर मान लो मैं इसका लिंकेज सेम दूसरा ग्लाइसिन है, तो ये कौन से स्ट्रक्चर हुई बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर निकिल क्या है यहां पर +2 है। ठीक है ना, तो वो तो कॉमन सेंस है, इतनी अकल तो लगा के निकाल लोगे आप आंसर, ज्यादा कचरा करेंगे तो समझने में तकलीफ पड़ेगी। तो ये क्या है आपका सिस फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म, निकिल Gly2 है। अब देखो इसका ट्रांस में बनाऊं मान लो, तो निकिल के साथ क्या किया मैंने, इधर तो सेम रखा, इधर कोई हेरफेर नहीं किया, लेकिन इधर की तरफ मैंने क्या किया, इसको पलटी कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो ये फॉर्म कहलाएगी ट्रांसफॉर्म, नाइट्रोजन के बेस पर या ऑक्सीजन के बेस पे इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा नहीं कि यहां पर ऐसा लिखा है तो ऐसा हमेशा गलत होगा, इट मींस कंक्लूजन क्या निकला, MAB का होल 2 वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ऐसे ये फॉर्मूला वगैरह याद करके अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अक्ल होनी चाहिए। कई बुक्स में ऐसे फॉर्मूला दे रखा होता है ना कि ये करेगा ये करेगा ये करेगा, बच्चा रटता रहता बैठा बैठा बैठा, अक्ल लगाएगा नहीं, रटने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप खुद अपना कंसेप्ट डेवलप करो। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है तो बोल दो, फटाफट कमेंट दो। क्लियर, वेरी गुड। नाउ अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल का ही दूसरा जो वैरायटी है वो देखते हैं। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे अपन, थ्योरी के बाद मेन प्रैक्टिस से कमांड बनेगा, थ्योरी तो रटी पिटी सी है। तो देखो बच्चों, अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मान लो 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तब क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तब क्या होगा। तो क्या देखो, यहां पर अगर MA6 है या MA5B है या MAA का होल 3 है, इस तरह के जो केस होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल नहीं होती, ध्यान रखना। अगर MA4B2 है या फिर MA3B3 है या फिर M का मतलब मेटल है, A का होल 2 B2 है या फिर AA का होल 2 BC है, ऐसे टाइम पास है। अब ये देखो MA2 B2 C2 है,
अरे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। MA2B2CD, मतलब मिनिमम एक कॉमन होना चाहिए। MAA का होल 2, B AA2B2C2, इस तरह का जो है, तो इनमें ज्योमेट्रिकल होगी। तो इतने सारे फॉर्मूला याद करने का जहमत उठाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? ये भी होगा तो भी ज्योमेट्रिकल होगी ना। तो ये आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल कब होगी और कब नहीं। ऐसे फॉर्मूला याद करके आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो कि ये होगा वो होगा। सर ये तो आपने लिखा नहीं, ये तो बताया नहीं। खुद अपना डिसीजन लो। जैसे यहां देखते हैं हम लोग इसको, MA4B2 टाइप, इसमें 4 लिगेंड एक जैसे हैं, 2 लिगेंड एक जैसे हैं। तो ये है आपका मान लो बी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल बनता ऐसे है, जैसे SF6 आपने 11th में पढ़ा था, सेम वैसा। अब ए ए ए ए, अब यहां पर जो कम वाला है ना उसको देखो, क्वांटिटी जिसकी कम होती है ना उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपकी क्वांटिटी है ये है, तो ये आपका क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ज्यादा वाले को मत देखना। तो ये आपकी कहलाएगी सिस फॉर्म। अब हमने कम क्वांटिटी वाले को ही अपोजिट कर दिया। ए ए ए ए, कम वाले को देखो, ये वाला ज्यादा वाले के हिसाब से तो कर ही लोगे, लेकिन यहां फंस जाओगे आप कहोगे सर ये सिस है। इसलिए जो कम क्वांटिटी में, देखो इसको ज्यादा वाले को देखोगे कहोगे सर ये भी तो सिस है ना, ये भी तो सिस है, ये ट्रांस है तो क्या है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है, जिसका नंबर कम है उस लिगेंड के हिसाब से लो। तो ये अपने आप क्या हो गया, ट्रांस। एक है सिस, एक है ट्रांस। और देखो अब MA3B3 टाइप, इसमें क्या होगा, M के साथ मेटल के साथ 3 एक जैसे हैं। मान लो ये A3 है और ये बाकी के 3 है, तो ये B3। MA3B3 टाइप। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा है आपका यहां पर MA। अब किसी भी एक को इंटरचेंज कर दिया, मान लो मैंने क्या किया, इसको और इसको पलटी कर दिया, केवल ये दो को। आपकी मर्जी है जिसको करो, बताऊंगा वो भी। ठीक है ना, पहले ये देख लो एक बार। मैंने क्या किया, ए को इधर ले लिया, बी को इधर ले लिया, बी को इधर ले लिया, बी को इधर ले लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उस केस में ये जो है, ये सिस है, ये सिस है, देख रहे हो? सॉरी, सिस तो हम लिख चुके हैं ना, ट्रांस को देखना है यहां पर। तो ट्रांस देखो, ये ट्रांस है, ये वाला भी ट्रांस है। 100% ट्रांस नहीं होगा, तो ये फॉर्म कहलाएगी सिस और ये कहलाएगी ट्रांस। ये आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया। कोई इश्यू है तो बोल दो बच्चों। तो ये A3B3 में सिस ट्रांस है, लेकिन अब ध्यान रखना यहां पर सिस और ट्रांस नहीं बोलते, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। यहां बोलते हैं उसको फेक एंड मर्क। आपको नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप अपने दिल से लगा लो। फेक का मतलब फेशियल, तो ये उतना सही नहीं है, ये ज्यादा सही है।
और यहां ट्रांस की जगह क्या होगा, मर। ये ज्यादा सही है। तो फेशियल एंड मेरिडियोनल ये इसके ज्यादा सही नेम है। बंटी सिंह सीएफएससी करवा दिया है। बीवीटी और सीएफएससी मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ए टू जेड चीज एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 आप देखिएगा बेटा, वो वही है। मैंने क्या क्या मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है पढ़ाने का, मतलब सिंपल चीज जैसे स्टार्टिंग का गेट टुगेदर वो बाद में कराता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा स्टार्टिंग के एपिसोड्स में करा देता हूँ, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। ठीक है ना, क्लियर। तो आप एपिसोड 1 और 2 को देखेंगे तो उसमें पूरा यही चल रहा है। एपिसोड नंबर 3 जो था उसमें नेमिंग चल रही थी और एपिसोड नंबर 4 में आइसोमेरिज्म चल रही है। क्लियर बच्चे, आगे देखो। तो ये सिस्ट्रांस का आइडिया लगा। अब यहां पर समझने का और ध्यान रखने का एक बात है, बच्चों का पेट दर्द होता है एम के साथ क्या, कि सर इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है। देखना मैं बना रहा हूं ए, यहां पर मैंने क्या किया, ए ए बी बी यहां पर ए बी ऐसा कर दिया, मान लो ए बी बी, ये कौन सा फॉर्म है? या इसको लिया क्यों नहीं, थर्ड फॉर्म हो सकता था ना ये। जैसे दो तो समझ में आ गए सिस्ट्रांस, ये भी तो ऐसा बना सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हम लोग, दो ही बांध के क्यों चुप हो गए? कुछ सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए, जल्दी सोचो और कमेंट दो। क्योंकि सर फर्स्ट वाला जैसा सेम है, फर्स्ट वाला ये कैसे सेम है बेटा, वहां तीन ए एक तरफ है, यहाँ तो ऑल्टरनेट चल रहा है ए बी ए बी ए बी, वहां कैसे है? वहां तो तीन एक तरफ है ना ए, बोलो। तो देखो जनरली हमारे ये समझ का गेम होता है, तो इसको प्रैक्टिकली समझो। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को हम कैसे समझ सकते हैं? स्क्वायर मान लिया मैंने, ये हाथ है, हाथ के चार कोने एक स्क्वायर की तरह मान लो। या प्रैक्टिकली और इजी समझो, आप जिस टेबल पे बैठे हो मान लो वो टेबल आपकी स्क्वायर है, बैठ के जहां पढ़ रहे हो आप वो टेबल आपकी स्क्वायर टेबल है मान लो। अब चार कोनों पे तो आपने चार लिगेंड रख दिए, कोई भी चार। पांचवा लिगेंड क्या होगा, उस टेबल के सेंटर से ऊपर की तरफ आएगा, और छठा नंबर का लिगेंड उस टेबल के सेंटर से नीचे की तरफ जाएगा। माइंड में विजुलाइज करो प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ये वाला पड़ा था ये फोर, तो चार कोनों पे एक जैसे रख देते, ऊपर नीचे दूसरा रख दिया था, एक ऑप्शन। ठीक है ना, मान लो ये वाला समझा रहा हूं मैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे ऊपर नीचे के कारण ट्रांस हो गया। अभी मैंने क्या किया कि दो अपोजिट टेबल के दो अपोजिट कोनों पर ये दो रख दिए, ये वाला। क्लियर है कि नहीं, बोलो। और दो ऊपर नीचे रखे और दो अपोजिट पे वहां रखो चार बाकी के बचे हुए। तो आप कहोगे कि भाई अभी ये सब एक जैसे हो गए, अपोजिट को ट्रांस गिनो कम कम को, और बाकी सब एक जैसे 90 डिग्री पे, तो भी चलेगा। क्लियर हो गया, ये एक बात हुई। तो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर रहे हो जब तो आएगा। अब यहां देखो आगे हमने क्या किया, सिसो ट्रांस को यहां तो समझा, अब इसमें तीन वाले में क्या किया, मैंने कोई भी तीन टेबल के तीन रेगुलर कोने ले लो, एक कोना दूसरा कोना तीसरा कोना, तीन पर एक जैसे रखे, फिर एक अपोजिट कॉर्नर बचा वहां और ऊपर नीचे बाकी के दो रखे। क्लियर। तो अब वहां के बेस पे अब जब आप बताओगे तो सिस फॉर्म कहलाएगी, तीन एक तरफ है तो बाकी के तीन प्रैक्टिकली एक तरफ दिखेंगे आपको।
हाँ ये सही लिखा 3D में, वही मैं समझा रहा हूं बेटा, आ गया समझ में। तो आपको क्या है 90 डिग्री एंगल है सारे, तो आप क्या कर रहे हो, यहां देख रहे हो 2D में तो आपको अलग अलग दिखेगा, 3D में जब आप देखोगे, ये रखा आपने मान लो ऊपर, ये रखा नीचे, ये रखा बाजू में, ये रखा आपका आजू में, तो जब उनको बनाओगे 3D में, टेबल को एग्जाम्पल बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही बात है। क्लियर बच्चे? चलो, तो ये क्या है, तो ये आपके इग्नोर कर रहा हूं, समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का ये वैरायटी भी देखा, इस तरह का केस भी देख लो, एम ए का 2 B2 ले लो, ये एम है आपका, है ना। अब यहां ट्रांस बना देता हूं मैं, बी, ये ए का 2 है, 2 लिगेंड है ना, तो ऐसे बना दिया, चलेगा। ये रहा आपका केस। अब देखो, एंड ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस, इसकी सिस बना दूं अब मैं, एम, तो यहां पर क्या किया मैंने कि ये मान लो इसका ए फॉर्म ले लिया ऐसे, ये सिस फॉर्म है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब अगर यहां पर बीसी ले लूंगा तब भी टाइम पास है, मैं यहां बना देता हूं, एम ए का होल टू बीसी, इसमें क्या होगा, एम के साथ एक बी है और एक सी है, और ये ए, कौन सी फॉर्म है ये भाई, तो ये फॉर्म है आपके सिस, सॉरी गलत बोल गया, ट्रांसफॉर्म है, ये फॉर्म कौन सी है, तो ये फॉर्म है आपका ट्रांस, इसका सिस बना देते हैं हम लोग, ए, और ये हो जाएगा आपका बी, दूसरा बी, ये तो ये फॉर्म हो जाएगी आपकी सिस। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। तो ये आपकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के इस तरह के केस भी आप देख सकते हो, सेम हो अलग हो कोई मतलब नहीं है। चले हम आगे, खत्म, कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो मैं एम ए बी सी डी ई एफ ले लूं तो ज्योमेट्रिकल होगा, ज्योमेट्रिकल होगा तो आंसर है यस। कितने आइसोमर बनेंगे? 15 आइसोमर। अब मैं पागल नहीं बैठा हूं या मेरे को दिमाग खराब नहीं हो रहा है मेरा सुबह के 15 आइसोमर बना के पूरा लेक्चर शहीद कर दूं। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में आप बेस बना लो, ए को, ए के रेस्पेक्ट में सबको पी एंड सी, फिर बी को देखो, सी को देखो, तो पी एंड सी से आप कर सकते हो टोटल। जैसे एबीसीडी था ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, उसी तरह से यहाँ 6 है, तो 6 है तो टोटल 15 बनेंगे। आपको भी फ्री का सजेशन दे रहा हूं, बनाने मत बैठ जाना, ठीक है? याद कर लो बनाना कैसे, वो आइडिया तो देख दिया है मैंने। तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सारा वैरायटी। अब हम लोग ले रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगला है हमारा, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव, कुछ बेसिक थ्योरी है वही ऑर्गेनिक वाली ही सेम है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूं। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स have tendency to rotate plane of polarized light
Optical active molecule have tendency to rotate plane of polarized light. ठीक है ना? If rotation of plane of light towards left, towards right, अगर लाइट का प्लेन राइट साइड में जाता है तो इसे कहते हैं हम कैपिटल डी, या फिर प्लस फॉर्म, सॉरी स्मॉल डी, या फिर प्लस फॉर्म। पूरा नाम होता है इसका डेक्स्ट्रो। अगर वो लाइट के प्लेन को अगर मान लो वो राइट साइड में रोटेट कराता है, लाइट के प्लेन को अगर वो राइट साइड में रोटेट कराता है तो इसे कहते हैं डी या पॉजिटिव फॉर्म। रुको बेटा एक मिनट, पहले ये समझ कंप्लीट कर दूं। रोटेशन अगर शॉर्ट में लिख रहा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, देन उसे स्मॉल एल और नेगेटिव फॉर्म कहेंगे, जिसको हम कहते हैं लेबोरोटेटरी। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, सम मॉलिक्यूल कांट रोटेट प्लेन ऑफ लाइट, PLAIN होता है, सॉरी एक मिनट में, प्लेन ऑफ लाइट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराने की उनमें कैपेसिटी नहीं होती, कॉल्ड DL और प्लस माइनस फॉर्म। इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइट रेसिमिक मिक्सचर। दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल इंटरनल कंपनसेशन, मतलब 50-50% डी एंड एल फॉर्म। डी और एल दोनों 50-50 होते हैं, इसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है ना? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्यों? क्योंकि इनमें दोनों 50-50 होते हैं। यहां तक कोई बात है तो बोलो, मैं समझा आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं 1-2 मिनट में बेटा। ये खत्म कर दूं टॉपिक पहले, जो लिखना है उसके बाद देता हूं। ये देखो, आगे देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वैसे तो ये पूरी डिटेल ऑर्गेनिक में आती है, यहाँ तो मैं 1-2 लाइनें ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट बच्चे के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा समझाना पड़ेगा फिर। ठीक है, बताता हूँ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट के प्लेन को, वो कंपाउंड जो लाइट के प्लेन को रोटेट करा सकते हो, वो कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और आइसोमेरिज्म जो शो होती है वो होती है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कोई अगर
लाइट का प्लेन जो है उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करा रहा है तो उसको बोलेंगे स्मॉल एल या माइनस फॉर्म, राइट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है तो डी या प्लस फॉर्म। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दोनों का 50-50 से मिलके बने रहते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दोनों के 50-50 से मिलके बने होते हैं। डी और एल दोनों 50-50 है, डी कहेगा मैं राइट में लेके जाऊंगा, एल कहेगा मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा, दोनों एक दूसरे को लड़ पिट के मार देंगे, तो लाइट का प्लेन कहीं जाएगा ही नहीं, मींस उसमें रोटेट कराने की कैपेसिटी नहीं होती। आया कि नहीं आया? तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। ये बेसिक बातें चल रही हैं, अभी मेसोफॉर्म भी लिख देता हूं एक बार, ठीक है? तो आगे क्या है? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज इक्वल टू 50-50% ऑफ डी एंड एल फॉर्म। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? डी और एल दोनों का। बता रहा हूं, रुको, पहले जो थ्योरी है वो यार देख लिया मैंने, आपका क्वेश्चन अभी हो जाएगा, टॉपिक चल रहा है ना उसी के साथ, घबराओ मत। तो यहां पर क्या होगा कि रेसमिक मिक्सचर दोनों का 50-50 से मिलके बना होता है, सो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। एक और वर्ड है मेसोफॉर्म, ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेसोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, क्यों? ड्यू टू, यहां पर मैंने क्या लिखा? इंटरनल नहीं है, सॉरी, ये एक्सटर्नल था। ड्यू टू एक्सटर्नल, ड्यू टू इंटरनल। मेसो में इंटरनल कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन मींस मेसो कंपाउंड वो होते हैं जो बाय बर्थ ही इस तरह से बने होते हैं, अंदर से ही, कि अंदर से स्ट्रक्चर ही वो तो आपको दिखता है ऑप्टिकल एक्टिव है, बट बेसिकली सब अंदर ही अंदर बैलेंस हो चुके हैं, तो अंदर ही अंदर एक दूसरे को न्यूट्रल कर चुके होते हैं, तो वो होती है मेसोफॉर्म। यहां मैं बाय मिस्टेक गलत लिख गया था, इंटरनल ये नहीं है, वो एक्सटर्नल है। रेसमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। दोनों को बाहर से 50-50 मिलाया जाता है, एक्सटर्नल ठीक है, ये बात हो गई। अब ये तो बात हुई यहां पर इस तरह की। अब काम का टॉपिक लेते हैं, जो बच्चे के डाउट्स हैं वो थियोरेटिकल पार्ट मैंने क्लियर किया जो लिखना था मेरे को। अब इसने लिखा है बच्चे ने कि वो पीपीएल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कैसे कराते हैं, बता देता हूं। ऑप्टिकल एक्टिव कौन सी एक्टिविटी कैसे होती है, तो ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेट हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिव है, कैसे पैदा होती है। अच्छा, तो वो तो फिर ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो ऑर्गेनिक का आप एपिसोड देखना मेरा आइसोमेरिज्म का, तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल आइसोमेरिज्म समझा रखा है कि कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखो, मैं यहाँ हल्का सा ज्ञान दे दूं, नहीं तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। ये एक लाइट है, सिंपल लाइट। अब ये लाइट जो जा रही है तो ये क्या होती है? ये लाइट है आपका नॉर्मल लाइट। अब नॉर्मल लाइट तो घर में जो होती है सिंपल सनलाइट भी है, तो ट्यूबलाइट की भी है, बल्ब, सब सारी लाइट है, नॉर्मल लाइट है। ये लाइट क्या होती है? आपको सब तरफ फैलता है उनका उजाला। तो इनका, क्योंकि इनके पार्टिकल्स या लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है ऐसे, इसलिए हमें हर तरफ की चीज नजर आ जाती है। ये तो सिंपल लाइट है, क्लियर है कि नहीं? और जब इस लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म, एक प्रिज्म था निकोल नाम के साइंटिस्ट ने दिया, तो इसे कहते हैं NIKOL, निकोल प्रिज्म। COL भी होता है कई जगह, ठीक है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इससे जब पास कराते हैं तो निकोल प्रिज्म, एक साइंटिस्ट ने एक प्रिज्म स्पेशली तैयार किया था, तो जब वहां से पास होती है तो ये जो लाइट है जो यहां से एक सारी डायरेक्शन में चलती है, यहां से पास होने के बाद किसी भी एक डायरेक्शन में ही जाती है। जैसे यहां से पास होएगी, अगर ये लाइट ऐसे लेफ्ट हैंड साइड, मान लो ये लेफ्ट है सपोज,
तो इधर चली गई तो ये कहलाएगा एल फॉर्म। यहां तक तो हर डायरेक्शन में, अब ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये यहां से मूव करके इधर राइट हैंड साइड में चली गई तो ये कहलाएगा राइट का मतलब डी फॉर्म। और अगर ये लाइट ना लेफ्ट में चली और ना राइट में, तो उस केस में इसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। उस केस में इसका नाम क्या हो गया आपका? रेसमिक मिक्सचर, डीएल फॉर्म। तो लाइट कौन से प्लेन में जाती है उसके हिसाब से होता है, जाएगी केवल एक ही डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? अब ये डिपेंड करता है वो जो मॉलिक्यूल है उसकी नेचर क्या है। अब इस नेचर को थियोरेटिकली नहीं समझ सकते, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं या कैलकुलेशन से पता चलता है कि इतना एंगल रोटेट हुआ तो उससे ये बताओ डी है या एल है। क्लियर हो गया बच्चे? अब देखो आगे काम की बात। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैंने ये तो कहा ये तो सिंपल टॉर्च की लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सारी लाइट है, नॉर्मल लाइट है। लेकिन आपने लेजर भी देखा है। लेजर के लिए क्या होता है, टॉर्च के आगे ही आप क्या करते हैं, टॉर्च, लेजर टॉर्च होती है ना, तो टॉर्च और लेजर टॉर्च में यही अंतर होता है। टॉर्च में तो आगे जो ग्लास होता है वो सिंपल वाला ग्लास होता है, सिंपल मिरर। लेकिन लेजर में क्या होता है, वो सिंपल नहीं होता, वहां जो मिरर होता है वो होता है निकोल प्रिज्म। वहां जो मिरर होता है वो निकोल प्रिज्म वाला मिरर होता है। इसके कारण क्या होता है, लेजर लाइट एक ही डायरेक्शन में जाएगी, कितना भी आगे जाए सीधा ही चलेगी। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये हुई हमारी ये वाली बात। तो टॉर्च वाली लाइट तो देखो फैलती जाती है, लेजर लाइट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये आपने प्रैक्टिकली देखी है लेजर, तो लेजर इसी का एग्जाम्पल है। अब बोलो, स्मेल हुआ सर, इसमें मॉलिक्यूल कहां इस्तेमाल हुआ? अच्छा ठीक है, समझ गया। तो यहां मॉलिक्यूल कहां इस्तेमाल हुआ बता देता हूं। ये तो हमने एक जनरल एग्जांपल देखा है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई निकोल प्रिज्म है तो निकोल प्रिज्म का काम ही है। निकोल प्रिज्म के साथ जो लिक्विड होगा वो लिक्विड भी तो रहेगा ना, कि जिस मॉलिक्यूल से आप इसको पास करा रहे हो जब भी तो पता चलेगा कि लेफ्ट में गई या राइट में गई। क्लियर बेटा? कहां पर है केमिकल जो की, अरे केमिकल थोड़ी बताया मैंने यहां पर, यहां तो कंसेप्ट समझाया है। अब आप जो लिक्विड होता है, तो अभी ये लाइट की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये लाइट अब यहां से ये वाली लाइट जो निकोल प्रिज्म से पास होके जो लाइट जा रही है, निकोल प्रिज्म का काम है लाइट को, फैलती हुई लाइट को एक डायरेक्शन में ले जाना। ये है निकोल प्रिज्म का काम। जैसे लेजर वाली लाइट समझना। अभी लेजर, यहां तक हमने बात किया बेटा, लेजर की बात हुई है। ये आपके हाथ में लेजर टॉर्च मैंने दे दी, मतलब ये जो सिंपल लाइट थी इसको निकोल प्रिज्म से पास करा दी तो ये लाइट बन गई। मतलब अब आपके हाथ में लेजर टॉर्च है, लेजर टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो लाइट है आपकी पोलराइज लाइट। क्लियर? अब इस लाइट को आप जिस लिक्विड से, मान लो इस पानी की बोतल में कोई लिक्विड भरा हुआ है इस बोतल में, अब ये लाइट यहां से जा रही है ऐसे, लेजर टॉर्च देखिए ना आपने कई बार मूवीज में देखो, तो अब ये सीधी जा रही है तो ये मतलब ये कंपाउंड या ये लिक्विड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये यहां से, जैसे यहां से पास हुआ, यहां से लेजर पास किया हमने इस लिक्विड या इस मीडियम से, और ऐसे मूव कर गया, बाहर निकला तो ऐसे मूव कर गया, सीधा नहीं गया, ऐसे मूव कर गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। कौन सी डायरेक्शन में गया उसके हिसाब से आपकी ये लैंग्वेज चलेगी। अब बोलिएगा बेटा, पेट दर्द खत्म हुआ आपका, क्या अभी भी प्रॉब्लम है? जल्दी से कमेंट दे दो बच्चे। तो केमिकल या मटेरियल तो हमने बाद में किया है, कि ये एक्सपेरिमेंट तो केवल लेजर लाइट बनाने का है। जल्दी कमेंट दो। चलो अब हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात चल रही है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग। तो एग्जाम्पल में यहां पर है एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है।
इन्वर्टेज शुगर, बिल्कुल सही है। इन्वर्टेज शुगर कह सकते हैं, वहां पर दो अलग अलग मटेरियल मिक्स होते हैं। तो जैसे अगर मान लो ट्रिक्स इसकी देख लो पहले, तो फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। ट्रिक्स में आपको पहला क्या देखना है, सिस को हाँ करना है और ट्रांस को ना करना है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में जो एक दो जो ग्लाइसिन वगैरह ऐसे जो केस है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें दो लिगेंड है और दोनों अलग अलग लिगेंड है, उनकी बात नहीं है। नॉर्मल केस में आपका सिस मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ट्रांस मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये पहला पॉइंट हुआ अपना। सिस और ट्रांस में से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है? तो आंसर है सिस को करो, हाँ सिस करेगा, ट्रांस नहीं करेगा। उल्टा बोला था मैंने, अभी रिपीट कर देता हूं। सिस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ट्रांस नहीं करेगा। दूसरा, चीलेटिंग लिगेंड्स, ये जितने ज्यादा होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उतना ही अच्छा होगा। चीलेटिंग लिगेंड का मतलब जो रिंग बनाने वाले लिगेंड्स होते हैं वो, ये जितने ज्यादा होंगे ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उतना ही मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर हो गया? किसी को यहां पर कुछ प्रॉब्लम? ये दो बेसिक ट्रिक्स से आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट नेट और मेंस तक तो आप कभी भी नहीं रुकने वाले हो। बाकी अभी प्रैक्टिकली हम लोग इस बात को देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, सीआर के साथ मान लो मैंने ले लिया ओ एक्स का होल 3 -3, ये क्रोमियम है। इसके साथ क्या किया, एक ऑक्स ले लिया, दूसरा ऑक्स ले लिया, तीसरा। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है ये, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब टोटल -3 चार्ज तो आप लगा लोगे, वो तो इतनी अकल तो है ना। अब इसका क्या किया हमने, रोटेशन करा दिया लाइट के प्लेन से। जब इसको मूव करा रहे हैं, मतलब मिरर से जब पास होती है, तो मिरर से जब पास करते हैं तो मॉलिक्यूल रोटेट हो जाता है। मतलब ये ऑक्स तो इधर आएगा, ये वाला उधर आ जाएगा। डायरेक्शन देखो आप केवल, ये देखो। अब एक बात ध्यान रखना, ये ऐसे ही क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है। अब यहां वाले केस में हमने क्या किया, इन दो को लिंक किया, इन दो को लिंक किया। पहले वाले केस में इन दो को लिंक किया। ये ऑक्टाहेड्रल का पहला केस था। तो ये बात ध्यान रखना, आप ऐसे बना के भी ऐसे कर सकते हो अगर आपके एंगल वेंगल टेढ़े होते हैं ना कई बार, तब। ठीक है। अब देखो एम का मतलब क्या है, तो मैंने दोबारा एक और ऑक्टाहेड्रल बना दिया। अब इसमें क्या हुआ, ये आपका एक हो गया है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये भी कर सकते हो। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं। ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, हाँ या ना? कोई डाउट है? डायग्राम बनाने के लिए कह रहा हूं। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया, तो आपको यहां देख के डायग्राम तो कोई भी बना लेगा, क्योंकि डायग्राम का सिंपल फंडा मैंने यहां समझा दिया है। तो सिंपल फंडा समझा दिया तो डायग्राम तो कोई भी बनाएगा। आपको ये है कि ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जिससे आप देखो टिक कर दो एमसीक्यू को। बोर्ड में आपसे ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोई एग्जांपल कहेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल बनाओ, लेकिन उससे ज्यादा वहां तो एक एग्जांपल है, रटा पिटा है, फॉर्मूला लिख दिया, कोई भी गधा घोड़ा भी बनाएगा आंसर। कंपटीशन में बहुत काम आएगा, तो ये अच्छी तरह से देख लेना। अब देखते हैं हम लोग। जैसे Mn के साथ मैं क्या कर रहा हूं, इन ले रहा हूं 2 और Cl2 ले रहा हूं। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो यहां पर आपको इसका
जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो सारे के सारे बना दो इस मॉलिक्यूल में। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। दो मिरर इमेज, दो सिस्ट्रांस हैं, ठीक है। इसमें एक और फॉर्म होती है, मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लो। Mn के साथ क्या हो गया, मैंने क्या किया आपको, पहले ट्रांस बना के पीछा छुड़ा लूं। ये इन है, ये Mn के साथ क्या है यहां बच्चों, ये इन है, ठीक है ना। टोटल मिला के प्लस चार्ज, ये ट्रांसफॉर्म है। तो आपको क्या लिखवाया कि ऑर्डिनरी कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में तो आपका ट्रांस को इग्नोर कर दो। अब इसका सिस बनाता हूं मैं। सिस में क्या होगा, Cl Cl इन और इन, ये आपका सिस है। अब इसका सिस में मान लो सपोज ये डी फॉर्म है, सपोज क्यों, ना आप ना मैं ना जिन साइंटिस्ट ने ये ऑप्टिकल और डीएल का ज्ञान दिया ना, वो भी देखते ही नहीं बता पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल सिस होगा और ये डी होगा और ये एल होगा। डी और एल का पता हमेशा हमेशा कैलकुलेशन या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने इसलिए कहा सपोज ये डी है, तो इसका क्या होगा, Mn के साथ इसका L भी बनेगा। ये अपने आप, अगर ये डी है तो ये सिस का L फॉर्म है। क्लियर हो गया बच्चों। तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बने, टोटल 3 आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकल एक्टिव। टोटल कितने आइसोमर है, 3, उनमें से 2 ऑप्टिकल एक्टिव है और एक ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब देखो काम की बात, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भैया कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और केवल आपको 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला। वैसे तो आंसर दोनों हो सकते हैं, बट आपको टिक एक ही करना है।
एक ही टिक करना है तो आंसर ये होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल करेगा ही करेगा। इसमें आपको कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ये सिस है या ट्रांस है, तो सस्पेंस आ गया। ट्रांस हो सकता है, वो ट्रांस होता तो इनएक्टिव हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए वो बेस्ट आंसर आपका ये होगा। मैंने यहां पर यही लिखा है, जितना चीलेशन होएगा वो आपका परफेक्ट आंसर होता जाएगा। क्लियर हो गया। चीलेशन ज्यादा तो आंसर बेटर, चीलेशन कम तो आंसर के में ऑप्शंस आ जाते हैं, ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखना। यहां पर एक और बात है, इसका भी मैं एक लाइन लिख दूं तो इसमें क्या है आपका टोटल आइसोमर 3 है, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं 2 है। एक और फॉर्म में यहां बना रहा हूं आपको, तो वो देखो क्रोमियम के साथ क्या हुआ। मतलब देखो यहां पर समझना कि इसका एक और ऑप्शन हो सकता है कि चेक करना। एम, ये रहा आपका एम, हमने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये रहा, अब इसमें लिंक ऐसे कर दिया 1 2, ऐसा कोई जरूर थोड़ी है। ये देखो ये अलग टाइप का लिंक है, ये अलग हो गया, और तीसरा लिंक ये ऐसे हो सकता है। अब आप ये मत सोचना सर ऐसे लंबा थोड़ी होएगा, एकदम इतना बॉन्ड एंगल ऐसे कैसे हो गया, ये 3D का जमाना है। क्लियर। तो यहां पर तीसरा लिंक ये इस तरह का आएगा आपका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आप अगर इस बात को मिरर, वो अभी जो थोड़ी देर पहले टेबल समझा रहा था, टेबल के एग्जांपल में, तो टेबल के एग्जांपल में क्या किया हमने, वही 4 कोने, एक ऊपर एक नीचे मान लिया। अब क्या किया कि 2 कोने एक साइड है तो वो सिस हो गया, एक साइड के लिंक कर दिए ये, बाकी के 2 कोने एक साइड के हैं वो लिंक कर दिए, ऐसा, ठीक है ना। तो उसके बजाय अब इस बात को, क्योंकि यहां से देखोगे तो आपको अजीब लगेगा, अगेन वही 2D का, टेबल भी तो 2D में ही समझ रहे हैं ना। तो इसको मैंने क्या किया कि एक ऊपर का एक ऐसे लिया तो उसको लिंक कर दिया, इधर का ले लो, या टेबल के एक ऊपर का टेबल के किसी भी कोने से लिंक कर दो, नीचे वाले को भी टेबल के किसी एक दूसरे कोने से लिंक कर दो। अब बचे जो 2 उनको आपस में लिंक करो, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर होएगा। तो ये जो फॉर्म है ये कहलाएगी मेसोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये एक तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी बन जाता है। तो यहां पर क्या है आपका ऑक्स है ना, तो ये ऑक्स का एक फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म, ये तीसरा फॉर्म। तो ये आपकी मेसोफॉर्म होती है। अब यहां जो बात आती है वो है मेसोफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। मेसोफॉर्म जो होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी एबीसीडी ज्ञान मैंने यहां पर दे दिया है। किसी को यहां तक कुछ कमेंट देना है तो जल्दी से दो भाई। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करते हैं यहां पर प्रैक्टिस पोर्शन, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आइसोमेरिज्म का जो पढ़ने वाला पार्ट है वो हो चुका है, अब प्रैक्टिस करके इसका कमांड बनेगा। तो मैं यहां पर प्रैक्टिस देता हूं आपको, चालू कर दो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है तो वो चलो वो बता देता हूं, प्रैक्टिस अगली क्लास में ले लेंगे। क्लियर, हाँ वो अच्छा रहा। जैसे सीआर, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम बच भी नहीं रहा है, तो जो टाइम बच रहा है उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले पोर्शन को बाइंड अप कर देते हैं। सीआर
H2O का होल 6+3 था, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को भी, ये हमारा है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वगैरह 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 क्या होती है वो देख लेते हैं। क्लोराइड को तो इग्नोर कर देते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स से मतलब होता है, ना कि बाहर के आयन से। तो क्या होगा, तो अब देखो यहां पर Cr+3 है, तो Cr का डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं आर्गन 18 3d3 4s0 4p0, और जरूरत होगी तो 4d भी ले लेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब यहां पर जब ये करते हैं तो आपको CFT जरूर देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो CFT कहता है कि नीचे T2G आएगा, फिर ऊपर क्या होगा, EG आएगा, फिर उसके बाद आपका 4s, और उसके बाद आ गया आपका 4p। ये 3D है, ये 4s है, और ये 4p है। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3, 1 2 3 अनपेयर्ड है। तो अब जो लिगेंड आएगा, क्योंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग अनपेयरिंग का झंझट तो है ही नहीं, तो वो एज इट इज आके भर जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो वीक लिगेंड ने यहां आके अटैचमेंट कर लिया, तो ये कैसा अटैचमेंट हुआ, तो आंसर आएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस केस में बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री क्या हो गई, 90 डिग्री एंगल होगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, एक बात। अब अंदर के डी ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, ये इनर, तो ये है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक का नाम है लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी सब इसी का ही है, हाँ या ना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का, हाँ या ना। और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको निकालना हो तो रूट n+2 से आप निकाल सकते हो, तो √3 3+2 मतलब 5, तो √15, इट मींस आंसर आएगा आपका 3.91 बोर मैग्नेटॉन। ये पूरा का पूरा ज्ञान आपको यहां पर दे दिया मैंने। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब यहां पर अगर साइनाइड है तब क्या होगा, तो यहां पर भी वही Cr+3 है 24, तो इसका मतलब 3d3 4s2 4s0 4p0, यहां पर भी सेम बात है बच्चों। क्लियर है कि नहीं। अब अगर हम बात करें तो यहां पर क्या निकलेगा, वही डायग्राम सेम है, लेकिन अब ये बात जनरली इसमें तो आपको समझ में आ रहा है, बच्चे जब सीधा डी का बनाते हैं ना, जैसे बुक्स में दे रखा होता उस तरह बनाने में क्या होता है, कई बार बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं पेयरिंग, क्योंकि आपको ये ध्यान होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा दो, लेकिन ये बात आप भूल जाते हो कि डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक है तो भेदभाव नहीं चलता, पेयरिंग अनपेयरिंग सब मोह माया है उस केस में। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक की तो बात ही नहीं करनी आपको पेयरिंग अनपेयरिंग वाले कंसेप्ट की, 3 के बाद आपको सोचना है पेयरिंग होगा या नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 2 3, पेयरिंग तो होगा नहीं, तो साइनाइड के केस में भी सेम आंसर आएगा, तो यहां पर भी सेम है D2sp3, और सारा ज्ञान यहां भी यही है और यहां भी यही है। जल्दी से बोल दो भाई, जल्दी फटाफट आंसर दो।
किसी को प्रॉब्लम है? एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी करके देख लो, ठीक है? अच्छा दूंगा एंटिक। एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा अच्छा है एग्जांपल, दिमाग लगाना। खुल जा सिम सिंह। Fe2CO का हॉल 9, इसका डिटेल करो आप। Fe2CO का हॉल 9, तो देखो इसको भी देख लो, ट्राई भी करो आप, मैं बता देता हूं। यही गड़बड़ कर गए। देखो आंसर आएगा D3sp2। आंसर क्या आएगा इसका? D3sp3। सॉरी, कैसे होएगा वो समझो पहले। Fe का लिंकेज है, इसमें क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। Fe का एक लिंकेज है, 3 CO इधर आएंगे, CO CO और CO। 3 CO इधर आएंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? अब एक CO, 2 CO और 3 CO या ब्रिज में आएंगे, ये इसका एग्जाम्पल है Fe2CO का हॉल 9। तो यही ध्यान रखना है, Fe में डायरेक्ट Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है। दूसरा Fe भी यहां बना देता हूं मैं। अब देखना क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं, हमें क्या बात ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 3d6 होता है Fe, हाँ या ना? Fe इज इक्वल टू 3d6 4s2 4p0। Fe का 26 एटॉमिक नंबर होता है। अब बात यह है कि s ऑर्बिटल्स ऐसे तो काम आएंगे नहीं 4s2 के केस में, हाँ या ना? और यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप पुश कर दोगे अगर पुराने कंसेप्ट में, तो पता चला कि सारे ऑर्बिटल भर गए, तो ये D3 हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या होता है कि ये यहां आगे जंप होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कुछ तो करेगा, ठीक है ना? अब ये ब्रिज बनने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैं यहां पर इसको भी समझाता हूं पहले। तो ये मैंने ऐसे बना दिया पहले तो। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। अब समझो, Fe का एक लिंकेज तो Fe का हो गया आपस में, जो Fe का लिंकेज हो गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक लिंकेज कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसे होता है तो 2 लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को आधा आधा मिल गया, ऐसे शेयरिंग वाला, ठीक है ना। यहां पर जैसे एक यहां पर मान लो कहीं भी कर लो वो क्योंकि सारे हाइब्रिडाइजेशन है तो ये नहीं कि एक यहां होगा एक यहां होगा यहां होगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सारे ऑर्बिटल सेम हो जाते हैं। तो एक सीओ ने यहां कर लिया, दूसरे सीओ ने यहां किया, तीसरे सीओ ने यहां किया, तो ये 3 सीओ आ गए। क्लियर हो गया। अब बचे जो आपके, तो उन सीओ में से एक सीओ ने फिर यहां ब्रिज बनाया, ठीक है ना। ये सीओ ने यहां अपना लॉन पेयर दिया, एक सीओ ने यहां अपना लॉन पेयर दिया, देखना ये सीओ ने अपना लॉन पेयर दे दिया, ठीक है, और एक सीओ ने यहां पर ऐसा लिंक बनाया, तो ये बनता है D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई सर स्ट्रॉन्ग है तो पेयर क्यों नहीं बनाया? जो बात हमने बेटा की है ना वो है, समझना, जो बात हमने स्ट्रॉन्ग और वीक वाली बात की है वो नॉर्मल केस में बात की। ये कौन सा है? ये आपका पॉलीसेंटर्ड केस हो जाता है। पॉलीसेंटर्ड में मेटल मेटल की लिंकेज वगैरह ये कंसेप्ट है तो वो सब चेंज हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग और वीक का बेसिक बातें पढ़ते हैं, जो भी बातें हैं हम लोग नॉर्मल जो जरूरत होती है मेंस और एडवांस तक उसमें है। ये तो बहुत रेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आपको कहीं शायद जल्दी से मिलेगा भी नहीं। हाँ, इसके स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एग्जाम्स में एडवांस वगैरह में, बट हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा जाता। ये तो ऐसे बात चल रही थी, 2 मिनट थे मेरे पास तो मैंने खत्म कर दिया। तो ये आप ध्यान रखना, कोई इश्यू है तो बोल दो फटाफट। क्लियर। पॉली सेंटर वाले केस में आप ये जरूरी नहीं है कि आपका पेयरिंग अनपेयरिंग वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। DsP3 मतलब होएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि ये इस तरह के बीच वालों के कारण ये प्रॉब्लम होती है। चलें, ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा एपिसोड खत्म, जिसमें हमने आयोनाइजेशन सॉरी आइसोमेरिज में पूरी तरह कवर किया और एक दो डाउट जो बच्चों के थे वो मैंने खत्म किए। अगले एपिसोड में हम लोग चलेंगे तो इसकी थोड़ी सी तो आइसोमेरिज वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो वार्नर्स थ्योरी है और मेटल कार्बोनिल और इनके एप्लीकेशन है वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी 3 लेक्चर ये और चलेगा, टोटल 3 लेक्चर के आसपास चलेगा, 3 से 4 भी हो सकता है, डाउट वगैरह कितने हैं आपका लेवल क्या बन रहा है उसके ऊपर चलिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।